नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारीज़ लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नित्य नए-नए वीडियो प्राप्त होते रहें और आपकी कानूनी जानकारी बढ़ती रहे। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है कि यदि कोई संपत्ति है और अभी तक हमारे भारत में जो कानून है वो ये है कि यदि कोई पिता है और उसके 2 बेटे हैं, तो उसकी संपत्ति में दोनों का बराबर हिस्सा होगा, आधा-आधा, 1/2, 1/2। ये चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को आधा-आधा हिस्सा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि यदि पिता की मृत्यु अचानक से हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ, आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर किसी अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है अचानक से और उसने अपनी संपत्ति को वसीयत नहीं करा है, विल नहीं किया है और उसके 2 बेटे ऑलरेडी हैं या एक लड़का लड़की ऑलरेडी पहले से हैं, तो मरने वाले के भाई बहन और अन्य रिश्तेदार आकर के अपना हिस्सा जताते हैं कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये एकदम गलत है। उनका वहाँ पे कोई भी हिस्सा, कोई भी अधिकार उस ज़मीन का, जो मृतक है उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा उनको हस्तांतरित नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा। उस पर जो अधिकार होगा वह उसके बेटा बेटी का होगा। जो भी उनके पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, उनमें बराबर का होगा। कोई और तीसरा आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम लोग अक्सर अपने अगल बगल सुनने को मिलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया बिना वसीयत किए हुए, बिना विल किए हुए, तो उसके भाई, मरने वाले के भाई, उसकी बहन और तमाम रिश्तेदार उस पर क्लेम करने लगते हैं कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, उन्होंने मुझको भी कहा था देने के लिए। तो ये सारी बातें कानून में कोई महत्व नहीं रखती हैं। उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ उनको मिलेगा अगर उनके कोई बेटे ज़िंदा हैं, अगर उनकी कोई बेटी है तो उनको बराबर मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2005 को एक जजमेंट पास किया था, जो कानून बन गया था पूरे भारतवर्ष में। वो कानून ये था कि 2005 के पहले जो हमारे घर की औरतें थी, बेटियां थी, बहुएँ थी या जो भी कह लीजिए, उनको अपने घर में, मतलब अपने मायके में, अपने भाइयों के बराबर का हिस्सा पैतृक संपत्ति में नहीं मिलता था। मतलब किसी भी संपत्ति में नहीं मिलता था। जैसा कि पहले लोगों का ये चलन था, आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेटियां पराई धन होती हैं, तो उनका हमारे घर में कोई हिस्सा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब भारत सरकार ने 9 सितंबर 2005 को, सॉरी, आपसे क्षमा मांगता हूँ, भारत सरकार ने नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 को 9 सितंबर को एक जजमेंट दिया, एक कानून दिया, जिसमें ये कहा गया कि अब जो भी संपत्ति होगी आज की डेट से, 9 सितंबर 2005 से, उसमें पूरे भारतवर्ष में बेटियों को भी अपने मायके में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। 2005 के बाद से बात हुई थी। और दोस्तों, उसके पहले औरतों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो टोटल अपने ससुराल पर डिपेंड थी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को दूर कर दिया। अब दोस्तों, बारी आती है कि इसके बाद क्या अमेंडमेंट्स हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ कानून में। तो भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिलकर बेटियों के अधिकार को और बढ़ा दिया संपत्ति में। कहने का मतलब ये है, यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल में रह रही है, और एक बेटे की शादी हो गई, उसका भी लड़का है, और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई बिना वसीयत किए हुए, तो अब उसका बंटवारा कैसे हो। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी संपत्ति को बांटने के लिए एक जजमेंट पास किया था। आज भी उसका पालन होता है। उसमें बेटियां अपने पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर भी बराबर का अधिकार रखती हैं। चारों में वो इक्वलिटी बराबर से डिवाइड होगा, चारों में। उसमें कोई ससुराल में रह रही है या जैसे मान लीजिए कि 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो गई, ससुराल में है, और एक बहन कुंवारी है, वो अपने मायके में ही है। तो अब ससुराल में जो बैठी बेटी है, उसको जो कुंवारी बेटी है उसके बराबर का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों इसका उत्तर ये है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, मतलब एज अ नियम है ये, कि जो बेटी की शादी हो गई है वो अपने मायके में बराबर का हिस्सा लेगी पैतृक संपत्ति में। और अगर पिता की स्व अर्जित संपत्ति है, मतलब पिता की खुद की बनाई हुई संपत्ति है, तो अगर उन्होंने कोई वसीयत में किसी विशेष इंसान को अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दी है तो उस प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दोनों बेटियों को मिलेगा, जो कुंवारी है उसको भी, जो शादीशुदा हो गई है उसको भी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ये अंतर ज़रूर है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लड़की की शादी हो गई है तो उसका ससुराल में भी उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और मायके का भी मिल जाएगी। दोस्तों आपका सोचना बिल्कुल सही है, जायज़ है। इसका उत्तर ये है कि जो लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है उसके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का अधिकार अपने ससुराल की प्रॉपर्टी पर होगा। मतलब जो महिला शादीशुदा है उसके अगर बच्चे हैं तो उसका ससुराल की प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होगा, ना कि उस शादीशुदा महिला का, क्योंकि वो अपना हक अपने मायके में मांगने आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि उस महिला के, जो महिला अपने मायके में हिस्सा मांग रही है, उसका हिस्सा उसके मायके में तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर उसका जो मृतक पति है, अगर उसने कोई संपत्ति खुद से बनाई हुई थी तो उसमें भी वो अधिकार जमा सकती है। और जो उसके बच्चे हैं वो पैतृक संपत्ति में तो अधिकार जमाएंगे। तो सारांश करने का ये है कि जो कुंवारी बेटी है, अभी शादी उसकी हुई नहीं है, तो उसको तो मायके का पूरा हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो शादीशुदा बेटी है उसको अपने मायके में भी हिस्सा मिलेगा उसी कुंवारी बेटी के बराबर। लेकिन जो ससुराल की प्रॉपर्टी है उस पर हक उसके बच्चों का होगा, उसका नहीं होगा उसकी माँ को। उसको अगर उसके पति ने कोई स्वार्जित संपत्ति बना रखी थी, मरने के पहले बना गया है, तो उसमें उसको हिस्सा मिल जाएगा। दोस्तों अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी मृतक के दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, तो उन लोगों में कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। किसी की शादी हुई हो या ना हुई हो, चारों में बराबर रूप से होगा। उनके जानने वालों का, उसके रिश्तेदारों का, उसके भाइयों का कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। अगर उसके बच्चे जीवित हैं तो, उसकी पत्नी जीवित है तो। दोस्तों तमिलनाडु का एक केस था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट पास किया। जज साहब का नाम था अब्दुल नज़ीर। उन्होंने 51 पन्ने का जजमेंट बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जिसको सुन के आपको बहुत खुशी होगी, कि उन्होंने उस जजमेंट में ये लिख के दे दिया, जो पूरे भारतवर्ष में कानून बन गया, कि 9 सितंबर 2005 में जो नियम आया था ना कि बेटियों को भी भाइयों को बराबर अधिकार मिलेगा, तो ये जजमेंट आने के पहले ये नियम था कि जो मामले 2005 के बाद हुए हैं उसी में वो रूल फॉलो होगा, जो नियम बना था ये, कि बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है। लेकिन इस जजमेंट में जज साहब ने ये साफ साफ बता दिया, ये एक ऑर्डर दे दिया और पूरे भारतवर्ष में जितने भी न्यायालय हैं उनको ये मानने के लिए मजबूर कर दिया अपने अभिलेख से, अपने न्यायिक अभिलेख से, अपने जजमेंट से, कि अब 2005 9 सितंबर 2005 के पहले के भी जो मामले हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी मामले हैं, उसमें भी ध्यान से सुनिएगा, 9 सितंबर 2005 के पहले जो ये रूल आया था कि बेटियों को भी बेटों के बराबर मायके में अधिकार मिलेगा, इस जजमेंट में ये कहा गया कि 2005 के पहले भी जो भी मामले हैं, जो भी मैटर हैं, उसमें भी बेटियों को बेटों के बराबर ही अधिकार मिलेगा, ना कि 2005 के बाद जो घटनाएं होंगी सिर्फ उसी में। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ इतनी बड़ी जानकारी जानने को मिली। मैंने आपको बताया कि अब 9 सितंबर 2005 के पहले की भी जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, जो बंटवारे हैं, वो भी, उसमें भी लड़कियां अपने भाइयों के बराबर हक ले सकती हैं। दोस्तों ये तो हो गई बेटियों की बात और बेटों की बात। अब बेटों की बात एक दूसरे नज़रिए से भी कर लेते हैं। जैसे जो बेटियां होती हैं उनको अपने पापा की, अपने पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर,
ध्यान से सुनिएगा, जो बेटियां हैं उनको अपने मृतक पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर, मतलब जो उन्होंने सेल्फ एक्वायर्ड करी है प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पिता ने स्वयं बनाई है, उस पे बेटियों का भी अधिकार उस कंडीशन में बराबर से होगा। आप समझ रहे मेरे बात? उस कंडीशन में बराबर से होगा जब पिता कोई वसीयत करके नहीं मरे होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं कि अगर बिना वसीयत कोई किए हुए कोई पिता ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसके सिवा अर्जित संपत्ति पे भी बेटियों को बराबर अधिकार मिलता है। और यदि वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर वो वसीयत कर गए हैं मरने के पहले और उस वसीयत में ये लिख दिए हैं कि मेरा फला संपत्ति मेरे फला बेटे को मैं देता हूँ और इसका कोई हिस्सेदार नहीं होगा और इसका कोई भी रिश्तेदार मेरा ऐसा नहीं होगा जो उस पर हक जता पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जिसके नाम वसीयत करी गई है वो संपत्ति सिर्फ उसी की ही होगी, उस पर और उसके कोई भी सगे भाई या बहन उस संपत्ति पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर वसीयत में लिखा है तो कि मैं ये संपत्ति सिर्फ अपने बेटे को ही देता हूँ, अपने बाकी बेटों को मैं ये संपत्ति नहीं देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3 भाई हैं, राम, मोहन और श्याम, और मान लीजिए 2-3 बेटी भी हैं, ठीक। उसके पिता ने लिखा वसीयत में कि मैं अपने मरने से पहले मैं चाहता हूँ मैं अपनी वसीयत अपने बड़े बेटे मोहन को दे रहा हूँ और पूरी संपत्ति पे सिर्फ मोहन का ही अधिकार होगा, बाकी दोनों बेटों को और बेटियों का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर ये वसीयत वो कर गए हैं और तब मर रहे हैं, फिर तो जो बड़ा बेटा है जिसके नाम वसीयत करी गई है उसको वो संपत्ति इस प्रकार माना जाएगा जैसे उसने संपत्ति खुद से बनाई है, जैसे उसके बाप ने बनाई थी, और वो चाहे तो किसी को दे चाहे तो ना दे। अब क्योंकि अब वो उसका वो रोल हो चुका है जैसे वो संपत्ति उसकी खुद की ही हो। वहीं उसके उलट यदि वसीयत नहीं करी गई, पिताजी ऐसे ही ख़त्म हो गए, तब तो चारों में बेटी बेटी सब में बराबर से डिवाइड होगा, उसमें बाहरी आदमी कोई हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों ये है बहुत ही अहम बात जो मुझे आपको समझानी थी। आशा है कि आप मेरे इस जानकारी से बहुत संतुष्ट हुए होंगे, और अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई कानूनी अड़चन आती है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।